डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी में नया चैप्टर लर्निंग। ये लर्निंग जो है जिसको हम सीखना बोलते हैं, ये वास्तव में क्या है, इसके बारे में एक बार आप सोचें कि जो हम डे टू डे लाइफ में जो काम कर रहे हैं वो हम किस तरह से कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उसे सीख रहे हैं, पर हम उसको सीख कैसे रहे हैं, ये प्रोसेस क्या है। अगर आप मनोविज्ञान को पढ़ते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आता है कि जो ये लर्निंग है वो बहुत ही ईजी प्रक्रिया है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। और इस सबसे पहले इसके जो सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपको ये जो पिक्चर देख के, ये वाली जो पिक्चर है, ये पिक्चर आपको देख के कुछ याद आ गया होगा। अगर आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं और आपने पहली बार भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, आपको वो डॉग वाला सलाइवा वाला जो एक एग्जाम्पल है कि वो जो कुत्ता है, जो डॉग है, वो जैसे ही भोजन को देखता है उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती है। या हम भी किसी भी भोजन को देखते हैं तो हमारे भी जैसे खट्टा है, अगर नींबू है तो मुंह में अचानक से पानी अपने आप से आ जाता है। तो ये क्या है वास्तव में। और ये जो डॉग के जो सलाइवेशन है, जो बैल के साथ उसका कंडीशनिंग है, ये सब क्या है, ये सब इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसी आज की ही क्लास में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपको कुछ छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे लर्निंग क्या होता है या लर्निंग के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के भी कितने प्रकार हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो पैवलॉव ने किए हैं, वॉटसन का क्या रोल है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। उससे पहले आप सभी का स्वागत है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप क्लास में आए हैं और आप क्लास से जुड़े रहें। और दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, बहुत खुश रहें। चलो लेट्स गेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले है सिद्धांत, जो हैं सीखने के सिद्धांत, जो लर्निंग के जो भी थियरीज़ हैं उनका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे। आज के चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री को कवर कर लें, उसके बाद में आने वाली क्लासेस में सारे जितने भी थियरीज़ हैं उनको कवर कर लेंगे। सबसे पहले सीखना क्या है। सीखना क्या है, आप सभी के दिमाग में, आप सभी को पता होगा कि लर्निंग क्या होती है, लेकिन उसकी एक परिभाषा है। सीखना वास्तव में क्या है? सीखना है आपके जो भी अनुभव हैं उनके परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है। एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं। आपका जो अनुभव है, जो भी आपने जीवन में एक्सपीरियंस किए हैं, उनके परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार में जो रिलेटिवली परमानेंट चेंज, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आते हैं, उसको हम लर्निंग कहते हैं। ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज क्यों है, इसके बारे में मैं आपको आगे एग्जाम्पल दूंगी। कई बार क्या होता है, कुछ जो सीखने होते हैं, कुछ जो लर्निंग प्रोसेस होती है, वो परिपक्वता की वजह से भी आती है, मैच्योरिटी की वजह से भी आती है, या कुछ इननेट भी होती है, इनबॉर्न भी होती है, या फिर कुछ जो है हमें एकदम से अपने आप ही आ जाता है। तो ये उसकी वजह से नहीं होता है ये परिवर्तन, इसको हम सीखना जो है नहीं मानेंगे। ठीक है, कोई भी चेंज जो होता है उसको सीखना तभी माना जाता है जब वो आपके अंदर एक परमानेंट या एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज लेकर आए। सीखना पिछले अनुभव, जो भविष्य आज है, आप में जो परिवर्तन आ रहा है, उसको हम सीखने में काउंट करते हैं। तो लर्निंग के लिए अगर बात करें तो लर्निंग हमें दो तरीके की मिलती है, एक है एसोसिएटिव लर्निंग और दूसरी होती है नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग क्या है, दिमाग में क्वेश्चंस को लेकर आए। एसोसिएटिव लर्निंग का क्या मतलब है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव को? सहयोगी शिक्षण और गैर सहयोगी शिक्षण। तो सीखने में हमको दो तरीके की सीखने की प्रक्रिया हमें मिलती है। एक प्रक्रिया है गैर सहयोगी शिक्षण और दूसरी है सहयोगी शिक्षण। अब सहयोगी शिक्षण में हम एसएस कंडीशनिंग, एसआर कंडीशनिंग और एसओआर कंडीशनिंग को लेते हैं। एसएस कंडीशनिंग क्या है, एसआर कंडीशनिंग क्या है, एसओआर कंडीशनिंग क्या है, वो कमिंग क्लासेस, जो आने वाली क्लासेस है उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक हल्का सा ब्रीफ दे देते हैं। स्टिमुलस, अगर आपके सामने कोई स्टिमुलस आया है और उस स्टिमुलस की वजह से आपके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, आपके रिस्पॉन्स में परिवर्तन आ रहा है। एसओआर कंडीशनिंग में ऑर्गेनिज्म को बीच में ऐड किया गया है। तो ये जो जितनी भी थ्योरीज हैं ये उनमें शामिल है, एसएस कंडीशनिंग, एसआर कंडीशनिंग और एसओआर कंडीशनिंग। और अगर हम गैर सहयोगी शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें हम हैबिचुएशन और सेंसेशन को ऐड करते हैं। आदतन और संवेदीकरण। आदतन का मतलब है कुछ चीज़ों के लिए आदत सी बन जाती है, और संवेदीकरण का मतलब है कि अंधेरे में जाते हैं, एकदम अंधेरे से डर जाते हैं। तो ये नॉन एसोसिएटिव है, आपने एसोसिएट नहीं किया है इसको, ये सहयोगी शिक्षण नहीं है, ये गैर सहयोगी शिक्षण है, लेकिन ये दिमाग में आपके स्टोर है, जो
लर्निंग को मेमोरी से भी कनेक्ट करते हैं। आप जैसे आगे पढ़ेंगे तो अरस्तु ने आपको मेमोरी के कुछ जो बेसिक है, कुछ बेसिक जो उसकी थ्योरीज़ हैं वो दी थी, तो उन्होंने बहुत पहले इसको थ्योरीज़ को दे दिया था। तो ये लर्निंग का पार्ट है, सीखने में स्मृति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। यहाँ पर मैंने आपको हैबिचुएशन का एक एग्जांपल दिया है। इसमें क्या है कि जो एनिमल है, द प्रोसेस बाय व्हिच एन एनिमल लर्न्स टू इग्नोर अ स्टिमुलस दैट डज नॉट रिवॉर्ड और हार्म इट। मतलब उसको ये समझ आ गया है कि वो इसको ना तो परेशान करेगा, ना उसको कोई हार्म होगा, तो वो अपने आप जाकर, और वो खेतों में नहीं लगे रहते। देखो ये जो वही है, ये वो खेतों में ही लगा हुआ होता है, ये वही उसी का एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल। तो ये जो क्रो है, ये जो कौवा है, ये इस पे आके बैठने लग गया, तो ये इसके लिए हैबिचुएशन हो गया। ये नॉन एसोसिएटिव लर्निंग है। आदतन जो है वो एक प्रकार की गैर सहयोगी शिक्षा होती है। इसमें क्या होता है कि जो एक सहज उत्तेजना के प्रति कम व्यवहारिक प्रतिक्रिया की को दर्शाती है। क्या है इसमें, एक जो भी सेंसेशन कैसे हुआ, इसमें उसको ये लग रहा है कि ये जो ये जो भी चीज़ हो रही है, ये उसको उसका व्यवहार जो है, उसको कुछ ज़्यादा व्यवहार में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं लेकर आ रही है। और गैर संवेदीकरण में क्या होता है, संवेदीकरण में जो उत्तेजना है, जो स्टिमुलस है, वो बहुत ही तीव्र स्टिमुलस होता है, और उसके जो रिस्पॉन्स होता है वो भी बहुत ही तेजी से होता है। तो संवेदीकरण जो है उसमें फिजियोलॉजी भी चेंज होती है, अंदर से भी चेंज होती है, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाना है, या पैल्पिटेशन है, पसीना आता है, घबराहट होती है। तो हैबिचुएशन क्या है, हैबिचुएशन इज अ टाइप ऑफ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग दैट कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिक्रीज्ड बिहेवियर रिस्पॉन्स टू एन इनऑक्यूअस स्टिमुलस। इसकी जगह अगर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं, तो ये एक नॉन एसोसिएटिव लर्निंग का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है बिहेवियर, क्योंकि इसका स्टिमुलस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है। तो हैबिचुएशन का मतलब सिंपल सा है, हैबिचुएशन हैबिचुएशन वही ना कि हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है। अगर मैं बैग लेके उसको हिलाते हुए चल रही हूँ, मेरी हमेशा से आदत है कि उसको मैं ऐसे घुमाती हुई चलती हूँ, तो मैं अपने आप से वो मेरे से हो जाएगा, सिंपल भाषा में अगर देखें तो। और सेंसेशन भी वही चीज़ है कि सेंसेशन का मतलब है कि आपके सामने वो जो स्टिमुलस है वो बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही तेज़ एकदम से आया है। जैसे एकदम से गाड़ी का जो हेडलाइट होती है वो एकदम आपके सामने जलती है, तो आपकी आंखें एकदम बंद हो जाती है और आप घबरा जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेंसेशन। तो ये क्या है, ये एक नॉन एसोसिएटिव लर्निंग है। कृपया याद रखें, भूले नहीं। संवेदीकरण में क्या होता है, संवेदीकरण में हमको जो उत्तेजनाएं होती हैं वो थोड़ी डरावनी लगती है, मतलब घबराहट होती है, एकदम से डर जाता है इंसान। ऐसा नहीं होता है कि भाई नॉर्मल है। संवेदीकरण का मतलब वही है, सेंसेशन का मतलब ही तभी है। आप बताना रोंगटे नहीं खड़े होते, सेंसेशन होता है, तो रोंगटे क्यों खड़े होते हैं, एकदम से आप घबरा जाते हो, उस केस में ये होता है। तो यहाँ पर ये हानिकारक और डरावनी उत्तेजनाएं हैं। अब आप बोलेंगे कि ये जो सेंसेशन है, हैबिचुएशन है, एक्चुअली इनका जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं और आपके लिए स्कोरिंग होते हैं। तो आप प्लीज़ हर चैप्टर को, हर क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें। अब मैं यहाँ पर देखो एक उदाहरण भी है कि यदि आप तेज आवाज़ से पहले किसी अंधेरी गली में प्रवेश करते हैं, तो हॉर्न की जो आवाज़ है वो आपको चौंका देगी, वो उससे आप एकदम घबरा जाओगे, क्योंकि आप पहले अंधेरी गली में भी गए हुए हो ना। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि एकदम से कोई तेज़ आवाज़, एकदम से वो पीछे से, जैसे वो बचपन में होता था, गेट के पीछे से बच्चा एकदम डरा देता था, तो दूसरा वाला बच्चा घबरा जाता था, या कई बार तो होता था कि उसको हिट भी हो जाता था, लग जाती थी दीवार से। बचपन की यादें, बचपन की चीज़ें याद करो। अब क्या है, आदतन और संवेदीकरण दोनों जो है वो थोड़े टाइम के लिए होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज हो गया है, आपने लर्निंग ही कर ली है, अब आप अगली बार फिर हॉर्न बजेगा तो आप फिर घबरा जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कुछ टाइम के लिए होती है या कुछ मिनट के लिए होती है, फिर अपने दिमाग से चली जाती है, फिर हम उस सिचुएशन में जाएंगे, फिर वो हो सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा। इसका कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि वो परमानेंट नहीं होगा। अब हम एसोसिएटिव लर्निंग की बात करते हैं। आप लोगों को ये नोट्स जो है वो पीडीएफ में अवेलेबल होंगे, अगर आपको चाहिए तो। अगर आप मुझे मैसेज करोगे, आप मुझे चाहे जो आपका वीडियो है उसके नीचे जो कमेंट्स होता है, आप उसमें मैसेज कर दो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। पूरे हिंदी में ही है और टाइप मिलेंगे आपको, कुछ हैंड रिटन भी हो सकते हैं, लेकिन सारे जो भी आपके जितने भी नोट्स हैं वो आपको तभी प्रोवाइड कराऊंगी जब आपको आपको ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव लर्निंग की बात कर रहे थे, फिर से रिपीट कर देते हैं। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग जो है वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है, मतलब कि आपके व्यवहार में एक सापेक्ष परमानेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसका जो हमने दो तरीके के प्रकार बात करी, एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव। नॉन एसोसिएटिव में हमने आदतन और संवेदीकरण की बात करी है, हैबिचुएशन और सेंसेशन की। अब हम एसोसिएटिव लर्निंग की बात करेंगे। एसोसिएटिव लर्निंग जो होती है वो एक्चुअली में या वास्तव में नॉन एसोसिएटिव से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि यही एक्चुअली में यही जो है हमारे लर्निंग का पार्ट है, एसोसिएटिव। हम जो है एसोसिएटिव लर्निंग करते हैं, चीज़ों के साथ जुड़ के उसको सीखने की कोशिश करते हैं। जब आप कोई चैप्टर को याद करते हैं तो आप अपने दिमाग में जितना भी स्टोर डेटा है उसके साथ उसको रिलेट करते हैं, उसके बाद उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या होता है कि आप जो अपने साथ जो घटनाएं घटी हैं या आपने कोई चीज़ देखी है, आप उसके साथ उसको रिलेट करके फिर उसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग शामिल है। अब क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल क्या है, ये दोनों ही काफ़ी ही इंटरेस्टिंग लर्निंग का पार्ट है या थ्योरीज हैं, जिससे कि कुछ जो है क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू सीखते हैं, कुछ सीखते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक व्यक्ति है ये क्लासिकल कंडीशनिंग से सीखता है, नहीं। वास्तव में ये होता है कि वो एक ही व्यक्ति या हम सभी दोनों तरीके की या काफ़ी और तरीके की, जिसमें हम लोग गथरी के सिद्धांत को भी लेते हैं, पैवलोव के सिद्धांत को भी लेते हैं, वाटसन के सिद्धांत को भी लेते हैं, हम स्किनर के सिद्धांत को भी लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना अपना अलग अलग परीक्षण किया, अपने अलग अलग प्रयोग किया, और उन्होंने बताया कि आप इस तरह से भी सीख लेते हैं, आप ट्रायल एंड एरर से भी सीख लेते हैं, आप क्लासिकल कंडीशनिंग से भी सीख लेते हैं, काउंटर कंडीशनिंग भी हो जाती है। इन सब की बात अभी धीरे धीरे हम चैप्टर में करेंगे, लेकिन इन सब कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए अगर आप लर्निंग पढ़ रहे हैं। अगर आप लर्निंग पढ़ रहे हैं तो ये भी सही, ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं, कहाँ से लर्निंग का जो है एसोसिएशनिज्म स्टार्ट हुआ और ये कहाँ से आई। सबसे पहले 1913 की बात करते हैं, 1913। आप ये बिल्कुल ध्यान रखें, 1913 जहाँ जब बिहेवियरिज्म आया था, व्यवहारवाद आया था, व्यवहारवाद को जॉन वॉटसन ने इंट्रोड्यूस किया था। उस वक्त जो है ये जो लर्निंग की कुछ जो थ्योरीज हैं जिसमें हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं, उसके बारे में बात की गई थी। सीखने पर क्या हुआ था वास्तव में,
इसकी जो कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग जो कि व्यवहार जो होता है वो किस वजह से बनता है, वो कंडीशनिंग की वजह से बनता है, इसके बारे में बात की गई थी, जिसमें जो है वो एक महत्वपूर्ण है मनोविज्ञान में, एक महत्वपूर्ण स्कूल है मनोविज्ञान का, क्योंकि उससे पहले जो है हम साइको एनालिसिस जो अप्रोच है, फ्रॉइड की जो अप्रोच है, उस पर बात चल रही थी। उसके बाद में व्यवहारवाद आया। तो वॉटसन ने क्या किया, वॉटसन ने बताया कि जो मनोविज्ञान के जो काफ़ी तरीके हैं वो व्यक्तिपरक नहीं थे, मतलब इंसान के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, वो फोकस कर रहे थे उसके सबकॉन्शियस माइंड और उसके अनकॉन्शियस माइंड पे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि उनका जो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का जो विषय है वो वास्तव में चेतना या कॉन्शियसनेस नहीं बल्कि व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है रूसी जो वैज्ञानिक थे इवान पावलोव, वो क्या कर रहे थे, वो पशुओं पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, और उसके उसकी उनकी जो मनोवैज्ञानिक उनकी जो पद्धति थी वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव और रेप्लिकेबल थी। मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब कि बहुत ही उद्देश्यपूर्ण थी, बहुत ही डिटेल नहीं, बल्कि ऐसे था कि व्यक्तिपरक थी, इंसान के ऊपर थी, और उसकी जो है उसके व्यवहार से संबंधित थी। और वो है कि ये जो व्यवहार है वो रेप्लिकेबल है, और वो जो व्यवहार है उसको वो किस तरह से हो रहा है। तो इस पर जो है इवान पावलोव ने उस टाइम पे वो कर रहे थे इस पे रिसर्च। अगर हम बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग की, वो तो 1897 एक मिनट मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। ये जो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, ये क्लासिकल कंडीशनिंग पे जो है, ये 1897 से वो काम कर रहे हैं। बिहेवियरिज्म तो 1913 में आया था, पर 1897 से इस पे काम चल रहा है। तो मतलब इवान पावलोव तो पहले से काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट था जो कि जॉन बी वॉटसन और रॉसेल रेनर ने एक अल्बर्ट नाम के एक छोटे से बच्चे के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। और वो जो एक्सपेरिमेंट था, ये यहाँ से नींव आई है, जो हम लर्निंग की जो क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं, ये नींव यहाँ से रखी गई है। वॉटसन ने, जो कि बिहेवियरिज्म के कौन है, संस्थापक हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। अब ये बच्चा है, ये इस रैबिट को देख के बहुत खुश हो रहा है। तो ये रैबिट क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हैमर, हथौड़े, एकदम बच्चे के सामने हथौड़ा दे मारा। अब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा, ये कंडीशन स्टिमुलस है CS, और बच्चे का जो रिस्पॉन्स आया है वो रिस्पॉन्स कौन सा है, वो तो उसका कंडीशन स्टिमुलस से जो रिस्पॉन्स निकला है वो है। लेकिन अब बच्चा यहाँ पर क्या हो रहा है, अब बच्चे के सामने एक चूहा या ये खरगोश है, ये चूहा है, हाँ ये रैट पे हुआ था एक्सपेरिमेंट। अब ये रैट और हथौड़ा दोनों एक साथ की बजाया गया, बच्चे का रिस्पॉन्स क्या निकला, बच्चे का रिस्पॉन्स क्या निकला यहाँ पे, आप मुझे बताइए। यहाँ पे बच्चे का रिस्पॉन्स निकला है, हथौड़ा नहीं है, सिर्फ चूहा दिखाया गया बच्चे को। तो इसका तो कंडीशन रिस्पॉन्स शो हो गया, कंडीशन रिस्पॉन्स, क्योंकि बच्चा जो है इसके साथ इसकी पेयरिंग हो गई है। तो अब जैसे ही बच्चा चूहे को देखता, पहले चूहे को देख के बड़ा हंस रहा था, अब चूहे को देख के बड़ा रो रहा है। तो इन्होंने क्या किया इसमें, ये जो अल्बर्ट नाम का जो बच्चा था, जो कि 11 महीने का बच्चा था, उसने सफ़ेद चूहे के साथ, उस पहले जिससे बहुत खुश हो रहा था, अब उसको देख के वो रोने लग गया। अब वो सफ़ेद चूहे को उसको जैसे शोर के साथ जोड़ा गया ना, तो फिर बच्चा को लगा कि ये सफ़ेद चूहा जो है इसकी वजह से ये शोर है, तो वो अब उससे भी डरने लग गया। यहाँ पर एक काउंटर कंडीशनिंग का क्या मतलब है, इसका भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। काउंटर कंडीशनिंग का मतलब है, यहाँ पे मैरी कवर्ट जॉन्स ने क्या किया, उन्होंने एक बच्चा था, उसको बड़ी अच्छी कैंडी दी। कैंडी देने के बाद में उसके साथ क्या किया, बच्चे को रैबिट के पास भेजा। अब बच्चा जो है रैबिट के पास जाकर रोने लग गया, क्योंकि उसको एकदम से रैबिट दिखा तो वो घबरा गया। रैबिट तो ऑब्वियसली छोटा बच्चा है, वो घबरा गया, उसको डर लगा। अब क्या किया उसने, वो चॉकलेट और रैबिट को एक साथ बच्चे के सामने भेजा। अब देखो यहाँ पे अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, अनकंडीशन स्टिमुलस के लिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस दिया जिससे बच्चे का कंडीशन रिस्पॉन्स आया। अब यहाँ पर कंडीशन स्टिमुलस को और अनकंडीशन स्टिमुलस को पेयरिंग करके भेजा, तो यहाँ पे अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्यों आएगा, क्योंकि बच्चे का रिस्पॉन्स जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ पेयरिंग हो रखा है। लेकिन जब कंडीशन रिस्पॉन्स को अकेले भेजा जाएगा, तो बच्चे का जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो निकल कर आएगा, और बच्चा जो है वो बहुत ही खुश है उसको देख के। तो ये कंडीशन और अनकंडीशन की जो पेयरिंग है, उसकी वजह से जो पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उसको सलाइवेशन होता था, कि फूड को और बैल को पेयरिंग किया गया, और उस पेयरिंग की वजह से उसको सलाइवेशन होता था। तो काउंटर कंडीशनिंग क्या है, काउंटर कंडीशनिंग एक्सटेंशन की तरह है, जो डर को भगा रही है। मतलब बच्चा यहाँ पर पहले जिससे डर रहा था, वहाँ लिटिल एल्बर्ट में क्या हुआ, ये लिटिल पीटर एक्सपेरिमेंट है, वो लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट था। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जो चूहे वाला था, उसमें क्या हुआ कि बच्चा चूहे को देख के डर रहा है, और यहाँ पर क्या हुआ, अब ये खरगोश के साथ खुश हो गया। आप समझ रहे हैं बात को, कि यहाँ पर उस वाले एक्सपेरिमेंट में डर रहा था, इस एक्सपेरिमेंट में ही खुश हो रहा है। तो ये एक तरीके का कंडीशन रिस्पॉन्स के लिए, और कंडीशन रिस्पॉन्स अनकंडीशन और कंडीशन स्टिमुलस के लिए कंडीशन रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। जो पहले अनकंडीशन रिस्पॉन्स था वो कंडीशन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है। अभी थोड़ा सा हम हिस्ट्री है, जिसमें मैंने अभी बताया था आपको कि अरस्तु जो थे महान दार्शनिक, उन्होंने जो है एक एसोसिएशनिस्ट थे वो। तो उन्होंने क्या सबसे पहले बताया कि 3 तरीके के उन्होंने सिद्धांत बताए, स्मृति के सिद्धांत, जिसको बाद में ये लर्निंग के साथ भी जुड़ रहे हैं। तो उन्होंने जो है कंटिग्यूटी, सिमिलैरिटी और कॉन्ट्रास्ट, इन 3 तरीके के सिद्धांतों को बताया था। और उसी समय पे इवान पावलोव जो है अपने जो कुत्तों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया गया बाद में। अब हम अगली क्लास में क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में ही पढ़ेंगे, और क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ साथ हम गथरी के सिद्धांत और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग और बाकी जितने भी लर्निंग के जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। आप प्लीज़ बच्चे रिवाइज करते रहें। पहले हमने परसेप्शन कंप्लीट कर लिया है, क्लासेस देखते रहें, और आपको पूरा प्लेलिस्ट मैंने ऐड करती जा रही हूँ, आप उसको पढ़ें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हिंदी के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए जो जितने भी मॉक टेस्ट हैं ये सब प्रोवाइड करेंगे। पहले आप क्लासेस में आएँ और क्लासेस में ज़्यादा बने रहें, और मुझे आप प्लीज़ मैसेज करें, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी वहीं पे ही ऐड हो रखा है, आप उसमें मुझे मैसेज करो, मैं आपको पूरा जितना भी मैटर है सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगी। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों का स्वागत है पहले से ही। ओके, धन्यवाद।